नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। यह असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज संख्या 4 आप लोग के सामने है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, एचपीएससी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या आरपीएससी का हो, जीपीएससी ऑल स्टेट जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उस पर फोकस करके हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लाई गई है। 2000 कम से कम 2000 से 2500 हिस्ट्री की 2000 से 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज रहेगी। और यह जो पूरा का पूरा कोर्स है ये 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और यह 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स है जिसमें 2500 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज रहेगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के लिए, हिस्ट्री की मटेरियल के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत कर रहे हैं और टेलीग्राम बिल्कुल जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। एक सीरीज में हम 10 क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न संख्या 31 आप लोग की स्क्रीन पर है। संगमकालीन साहित्य में कौन को या मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ठीक है, कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे संगमकालीन साहित्य में? ठीक है, तो कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे संगमकालीन साहित्य में? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए ये सब सारे शब्द थे, मतलब राजा को कौन भी कहा जाता था, को कहा जाता था, मन्नन कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। संगम काल में राजा प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु होता था। उसे तमिल शब्दों में मन्नान, बेंदन, करावन, इरेवान, कोनको आदि आदर शब्दों से संबोधित किया जाता था। तो ये राजा के लिए आदर सहित संबोधन था ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 32 आप लोग की स्क्रीन पर है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, वैष्णव मत से संबंधित है या शैव मत से संबंधित है? अजंता चित्रकारी। ठीक है, तो यह अजंता चित्रकारी जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी। और अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? कुल 29 गुफाएं हैं जिसमें चित्रकारी मिलती है और यह सभी चित्रकारी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए गुप्तकालीन, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, यह गुप्तकालीन है, गुप्त। तो देखिए यह जो चित्रकला है, यह अजंता की जो चित्रकला है यह किस काल की है? तो यह गुप्तकालीन चित्रकला है। ठीक है, तो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता से प्राप्त होते हैं। और अजंता कहाँ है? अजंता आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफा है। ठीक है, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता में प्राप्त होते हैं। इनकी विषय वस्तु क्या है? अब अजंता में जो चित्रकारी मिली है वो किस चीज की चित्रकारी मिली है? ठीक है, उसमें पशु पक्षियों की चित्रकारी, वृक्ष की चित्रकारी, फूल की चित्रकारी, मानव आकृतियों की चित्रकारी, जातक कथाएं आदि संकलित हैं। उस सभी जो गुफाएं हैं, अजंता गुफा है उसमें सभी जातक कथाएं भी हैं, पशु पक्षी, वृक्ष, मानव आकृति आदि की चित्रकारी देखने को मिलती है। भित्ति चित्र मिले हैं, मतलब दीवारों पर जो गुफाएं हैं उसकी दीवारों पर चित्र मिले हैं। ठीक है, छतों पर चित्रकारी की गई है, गुफाओं की छतों पर चित्रकारी की गई है। ठीक है, गुफा संख्या 9 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाते दिखाया गया है। बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाते दिखाया गया है गुफा संख्या 9 में। ठीक है, अब यह प्रश्न अगर आ जाता है कि किस अजंता की किस गुफा संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाते हुए दिखाया गया है, तो यह गुफा संख्या 9 है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सीरीज है आप लोगों के लिए। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, उन लोगों के लिए यह सीरीज है। और हाल ही में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकली हुई है, 3 मार्च को से एग्जाम है। हम उसको पर फोकस करते हुए यह सीरीज दे रहे हैं। आरपीएससी में, यूपीपीएससी में, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के लिए यह बहुत ही बढ़िया सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी?
गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वह किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी या इनमें से कोई नहीं? गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वह किस प्रकार की थी ये आपको बताना है। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? वह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी गुप्तकालीन। ठीक है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है, गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्रीय राज व्यवस्था का ह्रास हुआ था। ठीक है, तो गणतंत्रीय राज व्यवस्था का ह्रास हुआ था। यहाँ पर गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का ह्रास हुआ था, मतलब लोप हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय लिच्छवी, वैशाली, कई तरह के गणराज्य थे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो गुप्त सम्राटों ने गणराज्यों पर विजय प्राप्त की थी भाई। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने गणराज्यों पर विजय प्राप्त की थी। जिन गणराज्यों पर विजय मौर्य काल में नहीं हो सका, उन गणराज्यों पर विजय प्राप्त करने का कार्य, विजय पताका फहराने का कार्य गुप्त राज्यों ने किया। ठीक है, तो यही है, गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्रीय व्यवस्था का ह्रास हुआ था और गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। ठीक है, राजपद क्या था? वंशानुगत होता था, वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। देवत्व का सिद्धांत मतलब राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा जो थे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, विक्रमांक, ठीक है, परम भागवत, तो इस तरह से इस उपाधियों के माध्यम से जो थे वह राजा को देवत्व की प्राप्ति होती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 34। इनमें से कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश जो है हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग वंश? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग वंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित कौन हुआ था? तो वह शुंग वंश हुआ था और गुप्त वंश हुआ था, गुप्त काल। ठीक है, अरे गुप्त शासक अस्कंद गुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था ना। गुप्त शासक अस्कंद गुप्त के समय में आक्रमण हुआ था हुणों का। ठीक है, तोरमाड़, मिहिरकुल, खुशनमार, ये सब क्या थे? हुण थे। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। गुप्त शासक अस्कंदगुप्त के समय में हुणों के प्रबल आक्रमण हुए जिसका नेता खुशनवाज था। पहला आक्रमण हुणों का किसके समय में हुआ था? अस्कंदगुप्त के समय में हुआ था। प्रबल आक्रमण हुआ था जिसका नेता खुशनवाज था, लेकिन उसमें क्या हुआ था? हुणों की पराजय हुई थी। परंतु अस्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। बाद में अस्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त राजा हुआ, पुरुगुप्त, फिर बुद्धगुप्त। तो पुरुगुप्त और बुद्धगुप्त के समय में भी हुणों का आक्रमण हुआ। उस समय हुणों का नेता कौन था? तोरमाड़। तोरमाड़ था हुणों का नेता, जो था तोरमाड़ था। ठीक है, एवं मिहिरकुल ने अचानक आक्रमण किए थे। गुप्त साम्राज्य का उदय कुषाण साम्राज्य की ध्वंसावशेषों पर हुआ था। मतलब कुषाण साम्राज्य का जब पतन हो गया तो गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम राजा था और उसके पश्चात समुद्रगुप्त शासक बना। तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम राजा था। वैसे आप लोग बता दूं कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था अस्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था विक्रमादित्य का पुत्र था कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का अस्कंदगुप्त। ऐसे वंशावली है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देखिएगा। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कुतुब मीनार के निकट जो है लौह स्तंभ है, ठीक है, यह वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? दरअसल बात यह है, जो लौह स्तंभ है ना, इसे मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं, मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं। नई दिल्ली के निकट मेहरौली है, उसका लौह स्तंभ कहते हैं, मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं। दरअसल ये अपना ध्यान क्यों खींच रहा है? दरअसल ये है कि आज भी, मतलब हजारों वर्ष पुराना होने के बाद भी इस लौह स्तंभ पर किसी प्रकार की कोई जंग नहीं लगा है। आज भी आंधी तूफान वर्षा झेलते हुए हजारों वर्षों से खड़ा है। ठीक है, तो यह इसका है, इसकी जंग रोधकता के कारण, विकल्प डी। आज एक बरसात पर कोई लोहे की चीज होती है और खुली जगह पे होती है तो खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हजारों वर्षों से यह लौह स्तंभ खड़ा है लेकिन इसमें जंग नहीं लगी है। यह सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। तो देखिए, लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा जो है 98% है, मतलब 98% लोहा ही है, कुल मिलाकर लौह स्तंभ है। ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? क्या यह विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के या कनिष्क के? तो बाणभट्ट किसके दरबारी थे? तो यह हर्षवर्धन के
समकालीन थे, हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। बाणभट्ट जो थे वह संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है हर्षचरित, ठीक है। बाणभट्ट की पुस्तक ही है हर्षचरित, बाणभट्ट की पुस्तक है कादम्बरी, ठीक है। वह राजा हर्षवर्धन के कवि थे, मतलब दरबारी कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं हर्षचरितम और कादम्बरी, दो प्रमुख ग्रंथ हैं हर्षचरितम और कादम्बरी, ठीक है। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, मतलब उनका जीवन चरित्र है राजा हर्षवर्धन का, उसको हर्षचरित कहते हैं। और यह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। देखिए यह भी गौरव भारतीयों को प्राप्त है, यह भी गौरव भारत को प्राप्त है कि विश्व का सबसे पुराना नॉवेल, ठीक है, एंशिएंट नॉवेल ऑफ वर्ल्ड जो है आपका वह कादम्बरी है। इसे बाणभट्ट ने लिखा है। विश्व का सबसे पुराना उपन्यास, प्राचीन उपन्यास, पहला उपन्यास। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? 2 धार्मिक सम्मेलन। अभी यह बीपीएससी परीक्षा में आया था यह क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया है? कन्नौज एवं प्रयाग में, प्रयाग एवं थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी में, वल्लभी एवं प्रयाग में। तो 2 धार्मिक सम्मेलन का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ किया था? कन्नौज एवं प्रयाग में। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, ठीक है। हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु और शिव जी की स्तुति करता था। मैं आपको बता दूं, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बार बार कहा जाता है उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। दरअसल वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे सम्राट हर्षवर्धन, वो बौद्ध धर्म को अंगीकार नहीं किए थे बहुत ज्यादा, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वह हिंदू धर्म के ही थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म से थोड़ी प्रभावित थे, यह कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उनका वो विष्णु जी का या शिव जी की स्तुति करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, उन्हें दान किया करते थे। प्रयाग में जब महाकुंभ लगता था तो वो खुलकर बहुत सारा दान देते थे, तो इससे यह आभास मिलता है, ठीक है। तो हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ, देखिए हर्ष बौद्ध धर्म की किस शाखा का समर्थक था? तो महायान शाखा का समर्थक होने के साथ विष्णु और शिव जी की स्तुति भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि हर प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराते थे, ठीक है। हर्ष ने लगभग 643 में कन्नौज एवं प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया, ठीक है। तो हर्ष ने विशाल धर्म सभा का आयोजन कब किया था? किस सन में किया था? तो 643 में किया था, और यह 2 जगह पर किया था, कन्नौज और प्रयाग में 2 जगह विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में जो धर्मसभा आयोजित की गई थी उसको महामोक्ष परिषद कहते हैं। यह प्रश्न सीधे सीधे आ गया था बीपीएससी में कि कहाँ के सम्मेलन को महामोक्ष परिषद हर्षवर्धन कहा करते थे? तो प्रयाग के सम्मेलन को, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में उस पुस्तक का अनुवाद किया गया है। हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर। तो यह आपका है पंचतंत्र, ठीक है। विकल्प सी पंचतंत्र। पंचतंत्र का अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में किया गया है, ठीक है। संस्कृत नीति शास्त्र में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है। देखिए दरअसल जो पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। वैसे अंग्रेज इतिहासकारों, अंग्रेज उपन्यासकारों, अंग्रेज चिंतकों, विचारकों के अनुसार विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं उनके अनुसार, ठीक है। हम लोग क्यों कहें उनके अनुसार, अंग्रेज विचारकों के अनुसार विश्व की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वह है बाइबल, ठीक है। और दूसरा स्थान अगर किसी पुस्तक का वह लोग देते हैं तो वह है पंचतंत्र, ठीक है। संस्कृत नीति, जबकि हम लोग तो यह मानते हैं, तो हम मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक तो रामचरितमानस है यार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू का कोट मैं कर रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि विश्व की शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो, जितने रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कहा है, विश्व की शायद ही कोई एक ऐसी पुस्तक हो जिसने इतनी बड़ी जनसंख्या पर इतने लंबे समय तक इतना गहरा छाप छोड़ा हो। यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने रामचरितमानस के बारे में कहा है, ठीक है।
तो अब अंग्रेज हैं तो अंग्रेजों को जो विचारक हैं वो मानते हैं कि विश्व बाइबल जो है वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, तो उनके अनुसार ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए विश्व साहित्य में पंचतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, 15 विदेशी भाषाओं में, नहीं क्या 15 विदेशी भाषाओं और 40 भारतीय भाषाओं में, क्या था यार, हाँ 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया इसका, ठीक है। इन अनुवादों में पहलवी भाषा का करकट करकट करटक कर करट कदमरक नाम का अनुवादी सबसे प्राचीन अनुवाद है। मतलब पंचतंत्र का जो पहला अनुवाद है वह पहलवी भाषा में किया गया है। करटक करट कदमनक नाम का अनुवादी सबसे प्राचीन अनुवाद है। ये थोड़ा नाम टेढ़ा है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। विटरनिट्ज के अनुसार जर्मन साहित्य पर पंचतंत्र का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह जर्मन विचारक हैं विटरनिट्ज, इनके अनुसार जर्मन साहित्य पर पंचतंत्र का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार ग्रीक की, ईस्वी की कहानियों का तथा अरब की अबेशियन नाइट्स की कथाओं का पंचतंत्र कथाओं का जो आधार है वो पंचतंत्र है। मतलब पंचतंत्र की कथाओं को आधार मानकर या पंचतंत्र को सीधे सीधे कॉपी करके कई सारे साहित्यों में इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मतलब व्यापारिक मार्गों की सूचना कौन दे रहा है? तो देखिए प्राचीन व्यापारिक मार्गों की सूचना संगम साहित्य में मिलती है, जातक कथाओं में भी मिलती है, ठीक है। लेकिन किसमें नहीं मिलती है? तो मिलिंद पन्हों में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें संकलित हैं, विचार संकलित हैं, लेकिन प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर यह ग्रंथ मौन है। तो मिलिंद पन्हों क्या है? दरअसल मिलिंद पन्हों जो है पाली भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो वार्ता हो रही है उसे ही मिलिंद पन्हों कहा जाता है। मिलिंद पन्हों का मतलब, पन्हों मतलब प्रश्न, पाली भाषा में पन्हों का मतलब होता है प्रश्न, मतलब मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। तो हिंद यवन शासक मिनांडर, जिसको मिलिंद कहा गया है, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन मिलिंद पन्हों में मिलता है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। जातक ग्रंथ और संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। मतलब एक टेस्ट सीरीज में असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट हिस्ट्री की एक टेस्ट सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी सारगर्भित व्याख्या के साथ, लेकिन आप लोग को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल जा रही हैं। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, भारतवासियों के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बताइए। हेरोडोटस ने किया है, मेगास्थनीज ने किया है, स्ट्रैबो ने किया है या एरियन ने किया है? भारतवासियों के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेगास्थनीज ने किया है। विकल्प बी, और क्षमा करिएगा, मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। देखिए इंडिया शब्द का प्रयोग भारतवासियों के लिए किसने किया है? हेरोडोटस ने किया है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। विकल्प ए। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, ठीक है। तो देखिए भारतवासियों के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया है। हेरोडोटस लगभग 494 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य में पैदा हुआ था। रोमन वक्ता और लेखक सिसरो ने, देखिए यह रोमन वक्ता और लेखक था सिसरो, जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉम द हिस्ट्रीज के लिए उन्हें इतिहास का पिता कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले रोमन लेखक सिसरो ने इसे इतिहास का पिता कहा था, इसीलिए आज भी इनको इतिहास का पिता या इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हेरोडोटस जो है झूठ का पिता है। हेरोडोटस को पिता नहीं कहते हैं लोग, मतलब इतिहास का पिता नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि यह भारतीयों के बारे में या भारत के बारे में बहुत सारी घटनाएं बस वैसे ही, मतलब बहुत सारे इतिहास की जो बातें हैं जो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में लिखा है वो कहीं किसी जगह गए ही वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो कुछ विचारक इनको इतिहास का झूठा पिता कहते हैं और कुछ लोग इन्हें इतिहास का पिता मानते हैं, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। केवल 999 रुपए का कोर्स है, ठीक है। केवल 999 रुपए का कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा।
इसमें आप लोग को 2000 से 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी भी मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।